हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और लास्ट वीडियो में मैंने रूरल डेवलपमेंट चैप्टर के 2 पार्ट डाल दिए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैंने एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ 15 तारीख से, 15 अक्टूबर से, जिसका नाम है जीत बैच। अब इस बैच में मैं क्या करवाने वाला हूँ, इस बैच में मैं आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस, इन तीनों के जो सैम्पल पेपर के हिसाब से, मेरे हिसाब से कुछ 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स पर हम ध्यान देने वाले हैं। बोर्ड के लिए तैयारी करेंगे। नोट्स, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस, वो सभी आपको इसमें मिलेगा। अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो, जिसकी फ़ीस 2000 रुपीज़ रहेगी, और मिनिमम कोई भी दो भी चूज़ कर सकते हो, उसकी फ़ीस आपकी 1500 रुपये रहेगी वन टाइम। अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। आप यहाँ पर मेरे को मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं फटाफट से। प्लस आप व्हाट्सएप डाउट सेशन ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, वहाँ जाके फॉलो भी कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स अ रे ऑफ होप, यानी कि और कौन से मार्केटिंग चैनल्स हैं अल्टरनेटिव। Emerging alternative of agriculture marketing are a ray of hope to the small and marginal farmers who have been silent sufferers at the hand of middlemen। जो आज की डेट में जो अल्टरनेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग एरिया है, वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। जो मिडिल मैन होते हैं वो उनसे एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। डायरेक्ट सेल बाय द फार्मर्स टू द कंज्यूमर इज़ वन सच चैनल। डायरेक्ट सेल फार्मर्स के द्वारा सीधे कंज्यूमर तक, ये एक माध्यम है उस चैनल का। जैसे द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आर लॉन्चिंग दिस चैनल थ्रू अपनी मंडी, बिग बाज़ार। अब यहाँ पर पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में यहाँ पे एक चैनल होता है जिसको हम कहते हैं अपनी मंडी, बिग बाज़ार। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, अपनी मंडी में, बिग बाज़ार में जो फार्मर है वो डायरेक्ट सेल कर पाता है कंज्यूमर को, है ना। द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, वहाँ पर रायथू बाज़ार, और तमिलनाडु में उजावर संडीज। डायरेक्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट विद द फार्मर बाय द नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनी। भाई जो फार्मर्स होते हैं उनसे जो कंपनीज होती हैं, चाहे नेशनल हो या मल्टीनेशनल हो, वो उनसे कॉन्टैक्ट करती हैं। ये एक अनदर अल्टरनेटिव है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का। इनफैक्ट दीज कंपनी आर ऑफरिंग एडवांस पेमेंट टू द फार्मर टू सप्लाई फार्म प्रोडक्ट एट द प्री डिटरमाइंड रेट्स। ये लोग एडवांस में भी पैसा दे देते हैं फार्मर्स को, ताकि फार्मर्स एक प्री डिटरमाइंड रेट पर प्रोडक्ट उनको दे दें। It is hoped that these system of marketing grow in tandem with the growth of national and multinational retails। अब इस सिस्टम से हमारा नेशनल और मल्टीनेशनल रिटेल भी सही हो रहा है। This would not only help in expansion of market for the farm product but also reduce price risk for the small and marginal holder। इससे आपको क्या होगा, आपका एक्सपेंशन ऑफ मार्केट तो होगा ही होगा फार्म प्रोडक्ट का, और इससे हमारा जो प्राइस रिस्क है स्मॉल और मार्जिनल होल्डर्स का, वो भी कम हो जाएगा। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू द रीएलोकेशन ऑफ सम ऑफ फार्म प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इनटू न्यू एक्टिविटी और क्रॉप्स, रिड्यूसिंग मार्केट रिस्क। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि जो भी हम क्रॉप्स को उगाते हैं उनको किसी और डायरेक्शन में ले जाना, किसी और एक्टिविटीज़ की क्रॉप्स को उगाना, जिससे हमारा मार्केट रिस्क कम हो। बिकॉज प्राइस ऑफ ऑल द क्रॉप्स मे नॉट ड्रॉप एट द सेम टाइम, क्योंकि सभी फसलों की कीमत एक समय पे कम हो जाना ऐसा बहुत ही मुश्किल है। इफ़ वन क्रॉप फैचेस लो रेवेन्यू द अदर में फैच हाई। अगर एक फसल आपको कम रेवेन्यू दे रही है, कम पैसा दे रही है, तो हो सकता है दूसरी फसल आपको ज़्यादा दे। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा स्टेबलाइजेशन हो जाता है फार्म इनकम बाय लोअरिंग द मार्केट रिस्क। अब डाइवर्सिफिकेशन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट।
डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में क्या होता है? इट इम्प्लाइज प्रोडक्शन ऑफ अ डाइवर्स वेराइटी ऑफ क्रॉप्स रेदर देन वन स्पेशलाइज क्रॉप। अलग अलग फसलों को उगाना, अलग अलग तरह की फसलों को उगाना, अलग अलग टाइप की खेती बाड़ी करना, उसको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इट इम्प्लाइज आ शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। ये बताता है कि सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से हम मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम पर जा रहे हैं। इन इंडिया वेयर एग्रीकल्चर इज स्टिल डोमिनेटेड बाय सब्सिस्टेंस फार्मिंग, डाइवर्सिफिकेशन वुड मीन आ शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कॉमर्शियल फार्मिंग। इंडिया में जब लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे, यानी कि उतना ही बनाते थे जितना वो खा सकें, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन में क्या हुआ? अब वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कॉमर्शियल फार्मिंग करने लगे। कॉमर्शियल फार्मिंग यानी कि ज़्यादा उगेगा तो जो सरप्लस आएगा उसे हम बेच सकेंगे। इट वुड मीन चॉइस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इन अकॉर्डेंस विद द प्राइस स्ट्रक्चर इन द मार्केट। यानी कि हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा क्रॉपिंग पैटर्न क्या होगा मार्केट की प्राइस के हिसाब से। इट वुड मिनिमाइज द मार्केट रिस्क अराइजिंग ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन। इसकी वजह से जो मार्केट में प्राइस घटती बढ़ती हैं उससे होने वाला रिस्क आपके लिए कम हो जाता है। ऑल्सो इट वुड मिनिमाइज रिस्क अकरिंग ड्यू टू फेलियर ऑफ मानसून, और जो मानसून की वजह से हमारा नुकसान होता है वो भी कम हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मिनिमाइज द मार्केट रिस्क अराइजिंग ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन। यानी ऊपर जो पढ़ा है वही दे रखा है कि डाइवर्सिफिकेशन पे हमारा जो मार्केट रिस्क है, जो प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से होता है वो भी कम हो जाता है, और जो मॉनसून फेलर की वजह से हमें रिस्क होता है वो भी कम हो जाता है। In area where subsistence farming is still predominant, diversification of crop production would mean a shift from subsistence farming to commercial farming. ऐसे एरिया जहाँ पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग ज़्यादा होती है वहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन से सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे कॉमर्शियल फार्मिंग पर लोग पहुँच जाते हैं। दूसरे टाइप का डाइवर्सिफिकेशन होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। इट कॉल्स फॉर शिफ्ट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरिया प्रोडक्शन एक्टिविटी और अदर एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्रॉप फार्मिंग से कुछ अलग प्रोडक्शन एक्टिविटी पर जाना या कुछ अलग रोजगार पर जाना। इट रेजेस इनकम एज वेल एज स्टेब्लिश, इससे हमारी इनकम होती है। फाइंडिंग सस्टेनेबल लिवलीहुड अवे फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग बिकमिंग ऑल द मोर सिग्निफिकेंट इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट क्रॉप फार्मिंग सेक्टर इज ओवरबर्डन। फार्मर से या फार्मिंग से हटकर कुछ और काम करना, जीने के लिए कुछ और जॉब ढूंढना, इससे आपको ये भी फ़ायदा मिलता है क्योंकि फार्मिंग सेक्टर पर अब ओवरबर्डन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे तो उस पर उतनी इनकम नहीं होगी। आ फोकस ऑन अलाइन एक्टिविटी जो कि नन फार्म एम्प्लॉयमेंट है या अदर इमर्जिंग अल्टरनेटिव जो हमें जीने के लिए ज़रूरी हैं, वो उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, हमारा इनकम का लेवल बढ़े, जिससे हमारे रूरल लोग पॉवर्टी से बाहर आ सकें। फॉलोइंग सेक्शन डिस्कस सम इम्पोर्टेंट नन फार्म एरिया। कुछ नन फार्मिंग एरियाज हैं, यहाँ पे देखिए हेडिंग दे रखा है अमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। हेडिंग है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, फाइंडिंग ऑप्शन ऑफ सस्टेनेबल लिवलीहुड अदर देन क्रॉप फार्मिंग। क्रॉप फार्मिंग के अलावा इज एन इम्पॉर्टेंट इमर्जिंग चैलेंज। आज की डेट में ये एक अमर्जिंग चैलेंज है रूरल डेवलपमेंट में। कुछ पॉसिबल ऑप्शन है हमारे पास। पहला है एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पे इसका मतलब ही नहीं कि एनिमल का हस्बैंड, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है जो लाइव स्टॉक फार्मिंग करते हैं, जो गधों घोड़ों को रखते हैं अपने पास, उन्हें पालते हैं, बकरियों को पालते हैं और उनसे कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स लेते हैं, उसको सेल करते हैं, वो हमारा एनिमल हस्बेंड्री में आता है। एनिमल हस्बेंड्री इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिया। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, डिफरेंट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग, और क्रॉप फार्मिंग से अलग है। इसको हम लाइव स्टॉक फार्मिंग भी कहते हैं। पोल्ट्री, कैटल, गोट्स, शीप आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडिया। अब इंडिया में पोल्ट्री अकाउंट करीब 61% है, बफेलोस एंड कैटल 22% है, गोट्स एंड शीप 16% है। टोटल लाइव स्टॉक है इंडिया में। इंडिया में 2019 में करीब 303 मिलियन कैटल थी, जिसमें 110 मिलियन बफेलो। In most areas, livestock farming is combined with crop farming by the rural families with a view to supplementing their income. किसी एरिया में इस लाइव स्टॉक फार्मिंग को क्रॉप फार्मिंग के साथ कंबाइन किया गया है ताकि वो इनकम को और बढ़ा सकें। इसको हम कहते हैं मिक्स्ड क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग सिस्टम। A notable feature of crop livestock mix is that as we move from irrigated area to semi-arid and arid area, the significance of livestock farming tend to increase, while that of crop farming tend to decrease.
आपने एक चीज़ नोटिस करी है यहाँ पर कि अगर आप क्रॉप लाइव स्टॉक मिक्स यानी कि क्रॉप फार्मिंग भी और लाइव स्टॉक फार्मिंग को दोनों को जोड़ते हो और आप एक ऐसे एरिया में जाते हो जहाँ पे पढ़े लिखे लोग कम हैं या सारे के सारे पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, लाइव स्टॉक फार्मिंग जो है वो बढ़ जाएगी और क्रॉप फार्मिंग है वो कम हो जाएगी। ऑब्वियसली बिकॉज लेसर द इरिगेशन, यानी कि जहाँ पे हमें इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉप फार्मिंग कम करें। यानी आप ऐसे एरिया में जा रहे हो जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी कम है, तो क्या होगा, लाइव स्टॉक को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। जहाँ इरिगेशन फैसिलिटी ज़्यादा है तो क्रॉप फार्मिंग को प्रेफर किया जाएगा। लाइव स्टॉक फार्मिंग इन इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द वीमेन। वीमेन के लिए इंडिया में एक इंपॉर्टेंट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, क्या, लाइव स्टॉक फार्मिंग। प्रेजेंटली एनिमल हस्बेंड्री इज अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। नियरली 17 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इसमें काम कर रहे हैं। ओवर द लास्ट 3 डिकेड जो परफॉर्मेंस रही है डेयरी सेक्टर की वो काफ़ी इंप्रेसिव रही है। 1951 से लेकर 2016 तक मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है 10 गुना। दिस मेनली अ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन फ्लड। अब ये आपको ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखिएगा। 1951 से लेकर 2016 तक मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा था, करीब करीब 10 गुना हुआ था। इसको हम कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। मीट, eggs, wool and other byproducts are also emerging as important productive sector for diversification. However, livestock sector is not free from problem. In terms of its size, our livestock population is perhaps the largest in the world. लाइव सेक्टर की प्रॉब्लम नहीं है ऐसा नहीं मान सकते, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप लाइव स्टॉक में पॉपुलेशन को बढ़ा दोगे फिर आपको दिक्कत होगी। बट इन टर्म्स ऑफ इट्स क्वालिटी वी आर फार बिहाइंड फ्रॉम मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। टू प्रिंसिपल प्रॉब्लम रिलेटेड टू लाइव स्टॉक सेक्टर। लेकिन जो हमारे पास क्वालिटी होनी चाहिए वो डेवलप्ड कंट्री से हम काफ़ी पीछे हैं। दो प्रिंसिपल प्रॉब्लम हम फॉलो कर रहे हैं। पहला, लो प्रोडक्टिविटी ओइंग टू बैकवर्ड नो हाउ। प्रोडक्शन हमारे पास काफ़ी कम हो पाता है और हमारे पास डेफिशिएंट वेटनरी केयर यानी उनकी देखभाल अच्छे से हम नहीं कर पाते। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू ब्रिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी फॉर प्रमोशन ऑफ द गुड ब्रीड ऑफ एनिमल टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी। अच्छे एनिमल की ब्रीड रहेगी हमारे पास तो अच्छा प्रोडक्शन होगा। प्रोविजन नीड टू बी मेड फॉर इम्प्रूव वेटनरी सर्विस। हम उनको रखते हैं तो वहाँ पे पालन पोषण अच्छा होना चाहिए। क्रेडिट फैसिलिटी होनी चाहिए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास ताकि वो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन को अच्छा कर सकें, इफेक्टिव कर सकें। अब अभी आपने ऑपरेशन फ्लड के बारे में पढ़ा था, वो क्या था दोबारा समझते हैं। माफ़ करिएगा, थोड़ा फ़ोन कर गया था। क्या था ऑपरेशन फ्लड? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव लॉन्च इन 1966 ऑल्सो नोन एज वाइट रेवोल्यूशन। 1966 में मिल्क कोऑपरेटिव यानी कि ऑपरेशन फ्लड आया था, इसको हम वाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। The system required the member farmer to pool their produce of milk for corrective sale in the market. मार्केट में जितने भी फार्मर्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे मिल्क का। पूलिंग इंक्रीज क्वांटम ऑफ सेल एंड देयर बाय इंक्रीज बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर्स। से जो फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर थी वो भी बढ़ी और सेल भी बढ़ी। पूलिंग ऑल्सो मेक्स ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोडक्ट एज इकोनॉमिकली वायबल प्रपोर्शन। दिस रेज मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि जो प्रोडक्ट था उसकी क्वालिटी चेक करी जाती थी। मिल्क कोऑपरेटिव इंडिया हैव देयर एपिक सेंटर इन द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात में इसका एपिक सेंटर गया। ओवर द लास्ट 30 ईयर कोऑपरेटिव हैव रिकॉर्डेड अ वंडरफुल प्रोग्रेस। 30 साल के अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिली। 4-fold राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ, यानी 4 गुना देखने को मिली। इट हैज़ प्रूव्ड टू बी इम्पोर्टेंट नन फार्म एरिया। एक नन फार्म एरिया पाया गया और गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पे मेजर मिल्क प्रोडक्शन स्टेट देखी गई। फिर सेकंड है हमारा फिशरीज। वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये प्रिंसिपल स्टेट है इंडिया में फिशरीज पाने के। ये यहाँ पर इनके लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लिवलीहुड है रूरल एरियाज में। द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन बजट एलोकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इनोवेशन इन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर हैज लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस सेक्टर। जो इंक्रीज किया गया है बजट में गवर्नमेंट का, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट है जो हमारी, उन्होंने फिशरीज़ के ऊपर जो डेवलपमेंट किया है, इनोवेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से ये सेक्टर और बढ़ रहा है। एट प्रेजेंट टोटल फिश प्रोडक्शन अकाउंट फॉर 0.9% ऑफ द टोटल जीडीपी। जो हमारी टोटल जीडीपी है उसमें टोटल जो फिक्स प्रोडक्शन है वो 0.9 है, 9%। द फिशिंग कम्युनिटी इन इंडिया डिपेंड्स ऑलमोस्ट इक्वली ऑन इनलैंड सोर्स एंड मरीन सोर्स ऑफ फिशिंग। जो हमारी फिशिंग कम्युनिटी है वो टोटली मरीन सोर्स ऑफ फिशिंग यानी कि ये समुद्र होता है हमारा, वहाँ पे जो मछली होती हैं उन पर डिपेंड है।
इनलैंड सोर्स में क्या क्या आता है, रिवर्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स हैं, स्ट्रीम्स हैं। वाइल मरीन में क्या आता है, सी एंड ओशियन। तो इंडिया में इनलैंड सोर्स कंट्रीब्यूट करता है 65%, यानी कि ये सारी चीज़ें, और फिश प्रोडक्शन और बाकी जो मरीन सोर्स है वो 35%, ये आपको याद रखना है। टुगेदर दीज सोर्सेज आर कॉल्ड वाटर बॉडीज। इनलैंड सोर्सेज को और मरीन सोर्सेज को हम क्या कहते हैं, वाटर बॉडीज, विच आर रिगार्डेड एज मदर बाय द फिशिंग कम्युनिटी। हमारे लिए ये माँ है क्योंकि हमें फिश प्रोवाइड करती हैं। It is interesting to note that women are not directly involved in food production, though their involvement in fish marketing is quite substantial. ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो वुमेन है वो डायरेक्टली फिश प्रोडक्शन पर काम नहीं करती, उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होता। अबाउट 60% ऑफ द वर्कफोर्स इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड 40% इंटरनल मार्केटिंग, मतलब कि मार्केटिंग में इन्वॉल्व रहती हैं, एक्सटर्नल में 60% और इंटरनल में 40%। But fishing community continue to be as one of the most backward community in the country. Some of the major problems faced by the fishing community in India are rampant unemployment. बेरोजगारी जो है फिशिंग कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड पाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उन्हें रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, लो पर कैपिटा इनकम की वजह से, मोबिलिटी नहीं है अदर सेक्टर्स पर, हाई रेट इलिटरेसी है, अनपढ़ लोग जो होते हैं, बिना पढ़े लोग जो होते हैं वो। अब यहाँ पर तानवा यानी कि तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर इज अ प्रोजेक्ट लॉन्च इन तमिलनाडु विद अ वे टू ट्रेनिंग ह्यूमन इन डाइवर्स टेक्निक ऑफ फार्मिंग। ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने वुमेन्स के लिए, जिससे जो डाइवर्स टेक्निक है फार्मिंग के अलावा भी वो आप क्या क्या कर सकते हो जीने के लिए। दिस इज एक्सपेक्टेड टू रेज एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एज वेल एज देयर इनकम थ्रू हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। इससे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा रोजगार बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ वुमेन और उनकी इनकम भी बढ़ेगी, ताकि उनकी जो प्रोडक्शन है वो लेवल बढ़ जाएगा प्रोडक्शन का। हैविंग एक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड स्किल थ्रू ट्रेनिंग, वुमेन आर फॉर्मिंग फॉर वुमेन ग्रुप। जब उनके पास नॉलेज आ जाती थी तो वुमेन जो थी वो फार्म वुमेन्स ग्रुप बनाने लगी। दीज ग्रुप फंक्शन लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड प्रमोट कॉटेज हाउस और प्रोडक्शन एक्टिविटी यूजिंग देयर ओन पूल ऑफ फंड्स। द सेक्टर, पीछे अभी हम जो पढ़ रहे थे फिशरीज है वहाँ से है। द सेक्टर ऑल्सो फेसेस द इशू फ्रॉम ओवर फिशिंग एंड पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। भाई आपने देखा होगा फिशिंग की तादाद अगर आप ज़्यादा कर देते हैं तो वहाँ पे गंदगी भी बहुत ज़्यादा आती है। वाइड स्प्रेड इन डेप्थनेस ऑफ द फिशिंग कम्युनिटी मेकिंग फिशिंग अ वल्नरेबल ऑक्यूपेशन। जो हमारा इन डेप्थनेस है कर्जा वगैरह उसकी वजह से अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए इनकी मदद करने के लिए, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए फिशिंग कम्युनिटी को, ताकि जो विशियस सर्किल है वो ख़त्म हो सके। माइक्रो फाइनेंसिंग मिलनी चाहिए, छोटे छोटे टर्म्स में पैसा मिलना चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला, है ना। फिशरी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहिए और वो उनके पास अवेलेबल होनी चाहिए। फिर आपका तीसरा है हॉर्टिकल्चर। ये नाम से हॉर्टिकल्चर है, वो हॉट वाला हॉर्टिकल्चर मत समझिएगा इसे। हॉर्टिकल्चर इज़ अनदर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया। ये हॉर्टिकल्चर जो है वो अनदर सोर्स है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का रूरल एरिया में। इट इज़ मोर लाइक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन रेदर देन अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग। है ये क्रॉप प्रोडक्शन जैसा ही लेकिन उससे थोड़ा सा अलग। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में क्या होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और भी कुछ और भी हम उगाते हैं। यहाँ पे फोटो दे रखा है आपको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। ओवर टाइम देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में काफ़ी समय से इंक्रीजमेंट देखा गया है। हॉर्टिकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/3 ऑफ वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड 6% ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया। जो हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट है उसका 1/3 इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और जीडीपी में करीब करीब 6% इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इंडिया में। प्रेजेंटली इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। भारत इस समय सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का वर्ल्ड में। वी आर इमर्जिंग एज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज, बनाना, कोकोनट, कैश्यूनट एंड अ वेराइटी ऑफ स्पेसीज। हम इस समय लीडिंग प्रोड्यूसर हैं मैंगोज के, बनानास के, कोकोनट, कैश्यूनट, ये सारी चीज़ें। हाई क्रॉप प्रोडक्टिविटी जिसकी वजह से क्या हुआ, गोल्डन रेवोल्यूशन इन हॉर्टिकल्चर फार्मिंग ड्यूरिंग द ईयर 1991 टू 2012। Doubtless, horticulture is emerging as an important means of sustainable living in the rural area. Horticulture है वो एक इमर्ज करके आ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने वाली चीज़ रूरल एरियाज में। There has been a significant rise in income level of the farming family engaged in horticulture production. जो फार्मिंग फैमिलीज हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में होती हैं उनकी इनकम में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिला। शिफ्टिंग टू हॉर्टिकल्चर फार्मिंग हैज़ रिड्यूस इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स।
अगर वो हॉर्टिकल्चर फार्मिंग में शिफ्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमिक वर्नेबिलिटी थी, दिक्कत थी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की, वो खत्म हुई। दिस हैज़ ओपन अप न्यू एवेन्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द ह्यूमन फॉल्क इन द रूरल। इसकी वजह से एक नया सिस्टम आ गया एम्प्लॉयमेंट का। सिग्निफिकेंट इट इज़ टू नोट दैट नियरली 20% ऑफ द टोटल रूरल एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड बाय हॉर्टिकल्चर। 20% जो होता था प्रोडक्शन का, 20% जो टोटल रूरल एम्प्लॉयमेंट का था, वो किससे जनरेट हो रहा था? हॉर्टिकल्चर से। और ये रिलेट कर रहा था प्रोडक्शन एक्टिविटी, जैसे फ्लावर हार्वेस्टिंग है, नर्सरी मेंटेनेंस, आपने देखा ना, पेड़ पौधे आप लगाते हैं, मतलब लाते हैं घर पे लगाने के लिए, उसे नर्सरी कहते हैं। हाइब्रिड सीड्स प्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर, प्रोपगेशन ऑफ फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें। हाउएवर एक फैक्ट भी है, इज दैट बल्क ऑफ एक्रिक अंडर हॉर्टिकल्चर हैज़ एक्सपेंडेड एट द कॉस्ट ऑफ अंडर पल्सेस। अगर ज़्यादा मात्रा में आप उसको रखोगे तो वो उसकी कॉस्ट को भी रेस करता है, causing a severe shortfall in supply of pulses and cut in their consumption owing to high price। अगर आप किसी की मात्रा कम कर दोगे तो उसकी कॉस्ट को आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स भी है किसका? प्रोटीन का, है ना। जो हाउस होल्ड है, जो वेजिटेरियन डाइट वाले हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, जिसकी वजह से जो हॉर्टिकल्चर है उसमें मात्रा उन्हें इन टर्म्स ऑफ इनकम बढ़ानी पड़ती है। इसके रोल को देखते हुए हमें यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे बिजली की सुविधा है, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा है, मार्केटिंग की सुविधा है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे साइड में आपको गोल्डन रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन में वर्सेस दे रखा है। गोल्डन रेवोल्यूशन रेफर टू अ सीरीज ऑफ रिसर्च, डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इनिशिएटिव दैट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। गोल्डन रेवोल्यूशन का मतलब था एक सीरीज था जिसमें रिसर्च, डेवलपमेंट, तकनीक, इनिशिएटिव वगैरह राय देना, ताकि जो प्रोडक्शन है हॉर्टिकल्चर्स का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, हनी का, वो बढ़े। और ग्रीन रेवोल्यूशन आपने पढ़ा ही है कि HYV सीड्स का इस्तेमाल किया गया था, जिससे हमारी बहुत सारे जो प्रोडक्शन था क्रॉप्स का, वो बढ़ गया था। अब यहाँ पे दे रखा है IT सेक्टर के बारे में, एज एन ऑप्शन ऑफ लिवलीहुड रूरल एरियाज में IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। वी नो IT रेवोल्यूशन इज प्रमोटिंग इंडिया इकोनॉमी एज अ नॉलेज इकोनॉमी। भाई आपकी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक नॉलेजेबल इकोनॉमी होनी चाहिए। इट हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल एज एन इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो चैप्टर हमने पढ़ा था, वहाँ पे जो हमारे लोग हैं, अगर उन्हें IT की नॉलेज है तो वो अच्छी ग्रोथ करवा सकते हैं, फिजिकल से भी और फाइनेंशियल कैपिटल की मदद से भी। तो उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है डाटा कि कब कैसे क्या है, ये आपको एक बार पढ़ना है अच्छे से। फिर है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ से relying upon the use of organic inputs for cultivation, organic farming is a system of farming that restores maintenance and enhancing the ecological balance। जब हम ऑर्गेनिक इनपुट्स, जो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, तो बेसिकली यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है कि हम बिना किसी केमिकल्स का इस्तेमाल करें, बिना किसी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करें, फसलों को उगा रहे हैं। तो रिलाइंग अपॉन द यूज ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट, कल्टीवेशन के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग एक सिस्टम है जिसमें हम फार्मिंग करते हैं, रिस्टोर करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस। हम किसी केमिकल की मदद नहीं ले रहे, हम किसी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की मदद नहीं ले रहे। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज डीपली लिंक्ड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग का सीधे रिलेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड, ये दोनों साथ साथ जाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी। Animal manure and compost are the basic organic input. Organic farming discard the use of chemical input like chemical fertilizer, insecticide, pesticide, which has been the mainstay of conventional farming। यानी ये अब आपको बताया था कि जो हमारा केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, उनका यूज़ नहीं किया जाता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट केमिकल इनपुट एंटर द फूड सप्लाई, पेनिट्रेट द वाटर सोर्स, हार्म द लिव स्टॉक, डिप्लेट द सॉइल एंड डिवेस्टिकेट नेचुरल इकोसिस्टम। ये इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि अगर केमिकल जाता है तो उससे फूड सप्लाई पे असर पड़ता है, वाटर रिसोर्सेज पर असर पड़ता है, लाइव स्टॉक को हार्म देता है ये, और जिस फसल पर, जिस ज़मीन पे आप खेती कर रहे हो उस पर भी वो नुकसान देता है। However, it noted to be simply discarding the use of chemical fertilizer is not organic farming. Rather, it is a system of farming that focus on maintaining soil health so that farming becomes a long period sustainable process along with the eco-friendly environment। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी सॉइल हेल्थ को मेंटेन करना चाह रहे हो ताकि आपकी जो फार्मिंग है वो लंबे समय तक चल सके। इट में ऑल्सो बी नोटेड दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज गेटिंग अ क्रिटिकल सपोर्ट थ्रू द इमर्जिंग डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड की डिमांड की वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी सपोर्ट मिल रहा है। मोस्टली जो डेवलप कंट्री हैं वो 10% अपना जो फूड सिस्टम है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर ही करती हैं।
To further encourage the sale of organic food, retail chain and supermarket are awarded with green status. इनको encourage करने के लिए, ऑर्गेनिक फूड को encourage करने के लिए ग्रीन स्टेटस दिया जाता है. Often organic food command higher price of around 10 to 100% than कन्वेंशनल फूड. जो हमारे कन्वेंशनल फूड्स होते हैं उसके कंपेरिजन में ऑर्गेनिक फूड की जो कीमत होती है वो 10 से लेके 100% तक ज़्यादा होती है. क्यों करें ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्यों जरूरी है ऑर्गेनिक फार्मिंग या क्यों करें ऑर्गेनिक फार्मिंग? पहला है डिस्कार्ड द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, जैसे अनलाइक कन्वेंशनल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट यूज केमिकल्स विच आर पेट्रोलियम बेस्ड. वी ऑल नो दैट पेट्रोल इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज नहीं करना चाहते. हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट सप्लाई हो, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं हो उनके पास, उससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है ग्राउंड वाटर में, उससे हमारा जो सॉइल होता है उस पर भी असर पड़ता है, नाइट्रेट कंटेंट्स होते हैं उसमें, और नाइट्रेट्स अगर हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेकार है, ठीक है ना, इसलिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल करना चाहिए. सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, जिस खेत पर, जिस ज़मीन पे हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उसको इतना हार्म नहीं होगा. यूज़ ऑफ एनिमल मैन्योर एंड कंपोस्ट हेल्प सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी. जो सॉइल की फर्टिलिटी वो सही रहती है. केमिकल फर्टिलाइजर ऑन द अदर एंड सॉइल फर्टिलिटी को बेकार कर देते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है. अब यहाँ पे दे भी रखा है फार्मिंग, सॉइल फर्टिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है. कन्वेंशनल फार्मिंग जो होती है इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, उससे सॉइल पर असर पड़ता है. ऑर्गेनिक फार्मिंग से ऐसा कुछ नहीं है. ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमारी सॉइल सही रहती है फ्यूचर जनरेशन के हिसाब से अगर सोचें तो, लेकिन अगर हम कन्वेंशनल की बात कर रहे हैं तो उससे दिक्कत पड़ सकती है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है उनके लिए हम अपनी तकनीक को बचा रखें, है ना. जैसे आपने ब्रेक देखा होगा बहुत बार कि लोग जब उसमें ट्रैफिक में खड़े होते हैं तो गाड़ी को स्टार्ट रखते हैं ताकि पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि फ्यूचर की जनरेशन है अगर आप ऐसे ही इस्तेमाल करोगे धीरे धीरे एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगी. हेल्थियर एंड टेस्टियर फूड. ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफर हेल्थियर एंड टेस्टियर फूड कंपेयर विद कन्वेंशनल फार्मिंग. जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होते हैं उसके जो फूड होते हैं वो हेल्थियर और टेस्टियर होते हैं एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल फार्मिंग. रिसेंट स्टडी ने पाया गया है कि जो ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड है उनमें ज़्यादा न्यूट्रिशंस मिलता है एज कम्पेरिजन टू केमिकल फार्मिंग, ठीक है ना. फिर है आपका लास्ट, इन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. ऑर्गेनिक फार्मिंग जो ऑफर करती है कि हम इन एक्सपेंसिव फार्मिंग कर सकते हैं तकनीक से, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जिनको फार्मिंग करना ज़्यादा पसंद है, और भारत में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की जो तादाद है वो भी ज़्यादा है. कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी में हम एडॉप्ट करते हैं HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बिसाइड गुड इरिगेशन फैसिलिटी. अब स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स जिसके पास पैसा कम है वो कर्जा लेके करता है, तो उसे अगर ये इन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी मिल रही है तो वो तो इसको ही बियर करेगा. तो इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफर लेसर यील्ड एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग हैव शॉर्टन शेल्फ लाइफ. इसको भी डिनाई नहीं कर सकते कि जो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें हमारा जो ऑर्गेनिक फूड होता है वो लेस यील्ड होता है और इनकी जो शॉर्टर शेल्फ लाइफ होती है, implying that organic life it is not cost efficient. However, considering the fact that organic farming are in high demand, cost efficient नहीं है, खर्चा तो होता है लेकिन इनकी डिमांड भी ज़्यादा होती है. Higher product price is expected to compensate for lower yield. जब आपका प्राइस हायर होगा तो आपकी जो कॉस्ट है कंपनसेट है वो कम होगी. ओवरऑल एडवांटेज को देखा जाए should certainly made it a more acceptable proportion than the conventional farming. यानी कि अगर टोटल आप इसका एडवांटेज देखोगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा सही है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल फार्मिंग. तो ये था आपका पूरा चैप्टर रूरल डेवलपमेंट, जिसमें हमने ये पढ़ा कि हम रूरल एरियाज़ में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं उनका प्रोडक्शन को सही करने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए. अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका शायद एम्प्लॉयमेंट. हाँ, एम्प्लॉयमेंट चैप्टर करेंगे अगले वीडियो में. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच, लव यू ऑल.